नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। यदि आपके गांव में चकबंदी हो रही है या हो चुकी है तो ये जानकारी आपके काम की है, क्योंकि गांव में खेतों की सीमा संबंधी विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण आदि की शिकायतें मिलने के कारण सरकार चकबंदी तो कराती है, लेकिन अधिकतर किसानों को इस प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि चकबंदी की कार्रवाई का संचालन और उसकी मूल आपत्ति का निस्तारण कौन करता है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कि चकबंदी की कार्रवाई का संचालन करने वाला चकबंदी अधिकारी कौन होता है और उसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि चकबंदी अधिकारी कौन होता है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अथवा उसके अधीन बनी नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिसे चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्तव्यों का अनुपालन करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसे चकबंदी अधिकारी कहा जाता है। चकबंदी अधिकारी का पद विभिन्न राज्य सरकारों के चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत राजस्व विभाग में तहसील या तालुका स्तर पर होता है। चकबंदी अधिकारी को अंग्रेजी में कंसोलिडेशन ऑफिसर कहा जाता है, हालांकि संक्षेप में लोग इसे सीओ कहते हैं। यह चकबंदी की कार्रवाई का संचालन करने के साथ ही चकबंदी से संबंधित शिकायतों का प्रथम स्तर पर निस्तारण करते हैं। चकबंदी अधिकारी के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, 2 चकबंदीकर्ता, 6 या अधिक लेखपाल, 1 पेशकार और चपरासी कार्य करते हैं। चकबंदी अधिकारी को पदोन्नत करके ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि चकबंदी अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं। चकबंदी अधिकारी अपनी तहसील में नियुक्त सहायक चकबंदी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि के सहयोग से चकबंदी कार्रवाई का संचालन करता है तथा मूल आपत्ति आदि का प्राथमिक स्तर पर निस्तारित करता है। चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष होती है। अवयस्क, जड़बुद्ध या पागल खातेदारों के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी कार्रवाइयों के प्रयोजनों के निमित्त नियुक्त सभी संरक्षकों या प्रतिनिधियों की एक सूची उनके नामों सहित संबंधित गांव में प्रकाशित की जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उक्त संरक्षित से संबंधित हो, ऐसे प्रकाशन के 15 दिन के भीतर चकबंदी अधिकारी के समक्ष उक्त नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी आज्ञा अंतिम मानी जाएगी। वे सभी मामले जो उपधारा 1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निस्तारित नहीं किए गए हैं, घाटों के मूल्यांकन से संबद्ध सभी मामले जिनका संबंधित पेड़ों, कुओं तथा अन्य समान रूप से उन्नत किए गए प्रतिकर का आकलन करने के लिए उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हो तो उसको सह स्वामियों में विभाजित करने से हो, सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा चकबंदी अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो उनका निस्तारण नियत रीत से करेंगे। उपधारा 2 के अधीन कार्य करते हुए चकबंदी अधिकारी उतने समय के लिए प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी सक्षम न्यायालय माना जाएगा। जब धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हो तो सहायक चकबंदी अधिकारी संबंधित को सुनवाई का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। यदि सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में निहित समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात कटक यानी गांव या उसके भाग का स्थानीय निरीक्षण करेगा और उसके बाद वह सिद्धांतों के विवरण में ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। उपधारा 1, उपधारा 2 के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी धारा 9 का के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। भले ही 1950 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 178 में
या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो और वे उसका विभाजन स्वयं भी कर सकते हैं। संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जाएगा, किंतु प्रतिबंध यह है कि यदि संबंधित खातेदार सहमत हो तो विभाजन विशिष्ट गांठों के आधार पर किया जा सकता है। धारा 9 के अधीन होने वाली कार्रवाइयों का कोई पक्ष जो उस दशा के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हो, उस आदेश की तिथि से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर अपना निर्णय देगा, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति अथवा धारा 11 के अधीन किसी अपील की सुनवाई के समय या धारा 48 के अधीन कार्रवाइयों में यथास्थिति चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अथवा चकबंदी निदेशक यह निर्देश कर सकेगा कि ऐसी कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में सन्निहित यानी शामिल हो गई हो, उसके नाम भी अभिलिखित की जा सकेगी, भले ही ऐसी सरकार या ग्राम सभा अथवा ऐसे निकाय या प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति, अपील अथवा पुनरीक्षण दाखिल यानी प्रविष्ट न किया गया हो। धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व 2 या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबंदी अधिकारी को समान भौमिक अधिकार वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हो संयोजित करने हेतु आवेदन पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में हो तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा। धारा 11 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन समन यानी सूचना भेजी गई हो और प्रारंभिक योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति जो आपत्ति करे यथास्थिति समन की प्राप्ति की तिथि से या प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। कोई प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा ऐसा अन्य अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन की गई घोषणा से मूलतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष यह उदाहरण देते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि वह अधिकार किस प्रकार का है। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियां तदर्थ नियत समय की अवधि समाप्ति के पश्चात उसके द्वारा चकबंदी अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा, जो कि इसके पश्चात व्यवस्थित रीति से संबंधित पक्षकारों या तथा चकबंदी समिति को नोटिस देने के पश्चात उन्हें और साथ ही साथ स्वयं को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा। कोई भी व्यक्ति जो धारा 1 के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से असंतुष्ट हो, आज्ञा की तिथि से 15 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा अथवा के अंतर्गत व्यवस्था के सिवाय अंतिम होगा। आपत्तियों पर निर्णय लेने से पहले चकबंदी अधिकारी संबंधित पक्षों तथा चकबंदी समिति को समन देने के पश्चात विवादित घाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी भी स्वयं निर्णय लेने से पहले ऐसा कर सकता है। यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के समय यथास्थिति चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की यह राय हो कि यथास्थिति सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबंदी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारंभिक चकबंदी योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारता अन्याय होने की संभावना है और प्रारंभिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण किए बिना अथवा नई चकबंदी योजना तैयार किए बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित आवंटन संभव नहीं है। चकबंदी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रारंभिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निर्देशों सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे सहायक चकबंदी अधिकारी को वापस कर दे।
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के लिए यह वैध होगा कि वह संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रारंभिक योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी को जैसा बंदोबस्त अधिकारी उचित समझे ऐसे निर्देशों को वापस कर दे जिन्हें वह आवश्यक समझे। उपधारा 1 में की गई कमी से असंतुष्ट कोई खातेदार धारा 20 के अधीन प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर 1950 ईस्वी के जमींदार उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मालगुजारी में कमी किए जाने के लिए सहायक अधिकारी अथवा चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल यानी प्रविष्ट कर सकता है। चकबंदी अधिकारी को साक्षियों को उपस्थित करना और उनको शपथ देकर प्रतिज्ञान यानी संकल्प कराकर अथवा अन्य प्रकार से उनके बयान या साक्ष्य लेना और विदेशों में स्थित साक्षियों का बयान लेने हेतु आयोग अथवा निवेदन जारी करना, किसी को कोई दस्तावेज यानी प्रलेख जारी करना, अवमान के लिए लोगों को दंड देना, किसी भी व्यवहार में साक्षियों को उपस्थित और दस्तावेजों यानी प्रलेखों को प्रस्तुत कराने के लिए सिविल यानी नागरिक न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकने वाले किसी भी औपचारिक बल के स्थान पर ऐसे अधिकारी के द्वारा किया हुआ हस्ताक्षरित समन भेजा जा सकता है और वह उक्त औपचारिक बल के बराबर ही समझा जाएगा। नियत किए जाने वाले प्रतिबंधों अथवा निरोधों को बाधित न करते हुए चकबंदी अधिकारी लिखित रूप में किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि ऐसे दस्तावेज यानी प्रलेख, पत्र और रजिस्टर यानी पंजिका प्रस्तुत करें अथवा कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिए आवश्यक समझें। किसी चकबंदी अधिकारी के समक्ष होने वाली कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के निमित्त न्यायिक कार्रवाई है। यदि चकबंदी अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तैयार किए गए किसी दस्तावेज यानी प्रलेख में कोई लिपि या गणितीय भूल प्रत्यक्ष यानी सामने है, तो वह या तो स्वयं या फिर स्वामित्व रखने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर उसको शुद्ध कर देगा। यदि कोई व्यक्ति विधिक यानी कानूनी रूप से निर्मित किसी मापन या सीमा या चिन्ह को बिना किसी विधिक प्राधिकार के जानबूझकर नष्ट करे अथवा हानि पहुंचाए या हटाए, तो चकबंदी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो इस प्रकार से नष्ट किए गए, हानि पहुंचाए गए अथवा हटाए गए प्रत्येक चिन्ह के लिए अधिकतम 1000 रुपये होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वाद या कार्रवाई में दिए गए किसी प्रार्थना पत्र या वकालतनामे के अतिरिक्त किसी लेख पर जो दाखिला यानी प्रवेश किया जाए, उसके अतिरिक्त कोई न्याय शुल्क नहीं देना होगा। चकबंदीकर्ता अंतिम नक्शा यानी मानचित्र तैयार करवाएगा जिसमें केवल नई संख्याएं, उनकी सीमाएं और जहां आवश्यक हो प्रचलित चिन्ह दिए रहेंगे। इसकी जांच चकबंदीकर्ता, सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी द्वारा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व की जाएगी। चकबंदी लेखपाल द्वारा तैयार किए गए खसरा के अनुसार और जो चकबंदी आकार पत्र 45 में खतौनी की चकबंदी कर्ता द्वारा 100% जांच की जाएगी। इस अभिलेख में 25% प्रविष्टियों की सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा और 5% चकबंदी अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद चकबंदी आकार पत्र 45 में खतौनी गांव में प्रकाशित की जाएगी। अब इन जानकारियों के बाद आपको पता चल गया होगा कि चकबंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर आप प्राथमिक स्तर पर मामले के निस्तारण के लिए चकबंदी अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं और आप यदि चकबंदी अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।